मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दरवाजे पर हुई उस दस्तक के बाद इरफान की सांस जैसे गले में ही अटक गई। लालटेन की धीमी रोशनी में उसका साया दीवार पर कांप रहा था, मगर असल में कांप तो वो खुद रहा था। बाहर से आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और नजदीक से। साहब, दरवाजा खोलिए, बस पैर जोड़ना है। इरफान की उंगलियां लाल फाइल पर जमी रह गई। उसने अपने अब्बा की लिखावट में उन लफ्जों को दोबारा देखा। वो आती है हर तीसरी रात अपने बच्चे का पैर लेकर। उसे याद आया आज उसका स्टेशन पर पहला हफ्ता था और आज ही की रात तीसरी रात थी। उसने घड़ी देखी, रात के 1:45 बज रहे थे। ऑफिस के बाहर का प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुनसान। स्टेशन के दोनों सिरों पर लगी पीली बत्तियां ऐसे टिमटिमा रही थे जैसे उनमें भी जान बाकी ना बची हो। इरफान ने खुद को समझाया, शायद कोई मुसाफिर होगा, रास्ता भटक गया होगा, या कोई पागल औरत जो अपने बच्चे को खो चुकी है और अब भी उसकी तलाश में भटकती है। यही सोचकर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कुर्सी से उठा, मगर जैसे ही उसका हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंचा, बाहर की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि इरफान को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। उसने कुंडी खोलने का इरादा छोड़ दिया और लकड़ी के दरवाजे में बनी छोटी सी झर्री से बाहर झांका। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म, दूर तक फैली पटरियां और उस पर पड़ती धुंधली रोशनी। उस रात इरफान को नींद नहीं आई। वो पूरी रात कुर्सी पर बैठा रहा, हाथ में अपने अब्बा की तस्बीह लिए, मुंह से आयते बुदबुदाता हुआ। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तब जाकर उसकी आंख लगी। अगले दिन इरफान अपनी अम्मी से मिलने गांव गया। घर पहुंचते ही अम्मी ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, रात को ठीक से सोया नहीं क्या? इरफान चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता सका। अब्बा के जाने के बाद अम्मी वैसी ही टूट चुकी थी। उन्हें और परेशान करना ठीक नहीं। उसने बात बदल दी। बस अम्मी, नई जगह है, नींद नहीं आई ठीक से। अम्मी ने उसका सिर सहलाया और कहा, तेरे अब्बा भी शुरू में यही कहते थे, बाद में आदत हो गई थी उन्हें उस स्टेशन की। कहते थे रात को अकेलापन बहुत लगता है वहाँ, मगर धीरे धीरे इंसान हर चीज़ का आदी हो जाता है। इरफान को मौका मिला तो उसने धीरे से पूछ लिया, अम्मी, अब्बा कभी किसी अजीब बात का जिक्र करते थे स्टेशन को लेकर? अम्मी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने नजरें झुका ली। क्यों पूछ रहे हो ये सब? बस ऐसे ही। उनकी मेज में एक फाइल मिली, लाल रंग की, कुछ अजीब बातें लिखी थी उसमें। अम्मी की आंखों में अचानक एक खौफ उभर आया, मगर उन्होंने खुद को संभाला। वो फाइल, वो काम की फाइल है बेटा, पुरानी रजिस्ट्री की। तू उसे मत छेड़। तेरे अब्बा कहते थे कि वो चीज़ें सिर्फ स्टेशन मास्टर के पढ़ने की हैं और किसी के लिए नहीं। बस अपना काम कर, वक्त पर नमाज पढ़ और रात को दरवाज़ा बंद रखा कर। इरफान कुछ और पूछना चाहता था, मगर अम्मी उठकर रसोई की तरफ चली गई, जैसे बातचीत को वहीं ख़त्म कर देना चाहती हों। इरफान समझ गया कि इसके पीछे कोई राज ज़रूर है जिसे अम्मी छुपा रही हैं।
उस रात वापस स्टेशन पहुंचकर इरफान ने खुद को मशगूल रखने की कोशिश की। उसने रजिस्टर के पुराने पन्ने पलटने शुरू किए, ये सोचकर कि शायद कुछ काम की जानकारी मिल जाए, मगर उसका मन बार बार उस लाल फाइल की तरफ खिंच रहा था। आखिरकार उसने हार मानकर दराज खोली और फाइल निकाल ली। अब्बा की लिखावट कहीं कहीं कांपती हुई सी थी, जैसे लिखते वक्त हाथ थर्रा रहे हों। आज तीसरी रात फिर आई। इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह देखा तो दरवाजे पर खरोंचों के निशान थे, नीचे से ऊपर तक, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचा हो। उसकी आवाज़ हर बार एक जैसी होती है, मायूस, टूटी हुई। पहले मुझे लगा था कि वो कोई भटकी हुई रूह है, राह भूल गई है, मगर अब समझ आया वो भूली नहीं है, वो जानबूझकर यहीं आती है, इसी स्टेशन पर हर तीसरी रात। पर क्यों? स्टेशन के पुराने बाबूजी ने बताया, एक बार 30 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। एक बच्चे की टांग ट्रेन के नीचे आ गई थी। मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा पुरानी बात है, मगर अब लगता है वो हादसा और ये औरत दोनों का कोई ताल्लुक है। इरफान ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर लिखावट और भी बिखरी हुई थी, जैसे बहुत जल्दी में लिखा गया हो। आज मैंने पुराना रिकॉर्ड निकलवाया। 1994 का एक केस मिला। एक औरत नाम रुखसाना अपने 5 साल के बेटे के साथ पटरी पार कर रहे थे। सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से ट्रेन वक्त से पहले आ गई। बच्चे की टांग कट गई प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास, वहाँ जहाँ अब मेरा ऑफिस है। रिकॉर्ड में लिखा है, बच्चे को वक्त पर मेडिकल सहायता नहीं मिल सकी। स्टेशन मास्टर ने इमरजेंसी कॉल में देरी की, बच्चे की मौत हो गई। उस वक्त के स्टेशन मास्टर का नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया गया है। किसी ने जानबूझकर काट दिया है वो पन्ना। इरफान की रूह कांप गई। उसने अगला पन्ना पलटा, मगर वहां सिर्फ एक लाइन लिखे थे, बाकी पन्ना खाली था। अगर वो नाम मिट गया है तो शायद इसीलिए क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि सच सामने आए। मुझे डर है, मुझे बहुत डर है इरफान। अपना नाम पढ़कर इरफान का हाथ रुक गया। उसने कांपती उंगलियों से फाइल बंद की, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब्बा को पता था कि एक दिन ये फाइल उसके हाथ लगेगी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने वहीं दराज में छोड़ी थी, मिटाई नहीं। अगले कुछ दिन आराम से गुजरे। कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज़ नहीं। इरफान को लगने लगा कि शायद वो सब उसके वहम की उपज थी। नई जगह का खौफ, अब्बा की मौत का गम, यही सब मिलकर उसके जहन में डर बुन रहे थे। मगर उसने एक बात नोटिस की, हर तीसरी रात के बाद स्टेशन का माहौल कुछ अलग ही हो जाता था। पहली 2 रातें आम रहती, मगर तीसरी रात करीब आते आते हवा में एक अजीब सा भारीपन उतर आता। बत्तियां ज्यादा टिमटिमाने लगती। कुत्ते जो अक्सर प्लेटफॉर्म के पास घूमा करते उस रात कहीं नजर नहीं आते। इरफान ने एक तरकीब सोची। उसने पुराने रजिस्टर से हादसे की तारीख निकालने की कोशिश की। 30 साल पहले का महीना और दिन जानने के लिए उसने रेलवे के पुराने क्लर्क मुनीर चाचा से मुलाकात की, जो अब रिटायर हो चुके थे, मगर आज भी उसी गांव में रहते थे। मुनीर चाचा ने शुरू में बात करने से कतराए। बेटा, वो सब भुला दो, पुरानी बात है, उसे कुरेदने से क्या फ़ायदा। चाचा, मुझे जानना ज़रूरी है। मेरे अब्बा अभी भी इसी उलझन में उलझे रहे, शायद उसी वजह से। इरफान की आवाज़ भर्रा गई। मुनीर चाचा ने एक लंबी सांस ली, फिर आसपास देखकर धीमी आवाज़ में बोलना शुरू किया।
रुखसाना बड़ी गरीब औरत थी। शौहर रेलवे में मजदूर था, किसी हादसे में मर चुका था। वो अपने इकलौते बेटे इमरान के साथ रहते थे, पटरी के उस पार वाली बस्ती में। हर सुबह वो पटरी पार करके इसी स्टेशन से होते हुए काम पर जाती थी, बेटे को साथ लेकर, क्योंकि घर पर कोई देखने वाला नहीं था। उस दिन सिग्नल में गड़बड़ी थी। स्टेशन मास्टर को पता था कि ट्रेन जल्दी आने वाली है, मगर उसने अनाउंसमेंट नहीं की। शायद जानबूझकर, शायद लापरवाही से, कौन जाने। रुखसाना और उसका बेटा पटरी पार कर रहे थे। ट्रेन अचानक आई। रुखसाना ने बच्चे को धक्का देकर बचाने की कोशिश की, मगर बच्चे की एक टांग कट गई। बच्चा वहीं तड़पता रहा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास। स्टेशन मास्टर ने मदद बुलाने में भी देर की। कहते हैं वो पहले अपना रिकॉर्ड ठीक करने में लगा था ताकि इल्जाम उस पर ना आए। जब तक डॉक्टर पहुंचा, बच्चा दम तोड़ चुका था। मुनीर चाचा की आंखों में नमी आ गई। रुखसाना पागल हो गई थी बेटा। हर रोज स्टेशन आती थी, बेटे की कटी हुई टांग ढूंढती रहती, कहती, मुझे मेरे बच्चे का पैर वापस दो, मैं जोड़ दूंगी, वो फिर चल सकेगा। लोग उसे पागल समझकर भगा देते। एक दिन वो भी उसी पटरी में मिली, कटी हुई हालत में। कहते हैं उसने खुद को ट्रेन के आगे फेंक दिया अपने बेटे के पास पहुंचने के लिए। उस वक्त के स्टेशन मास्टर का क्या हुआ? इरफान ने पूछा। उसकी सांसें अटकी हुई थी। मुनीर चाचा ने नजरें चुरा ली। उसका तबादला हो गया कहीं और, रिकॉर्ड से नाम मिटवा दिया गया, ऊपर तक पैसा पहुंचाया शायद। मगर बेटा, उसके बाद जो भी स्टेशन मास्टर यहाँ आया, कभी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। कोई बीमार पड़ गया, किसी का तबादला हो गया, कोई अचानक मर गया। इरफान का दिल बैठ गया। और उस पहले स्टेशन मास्टर का नाम आपको याद है चाचा? मुनीर चाचा ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा, उसका नाम मत पूछ बेटा, कुछ बातें दफन रहे तो बेहतर है। इरफान समझ गया कि मुनीर चाचा जानते हैं मगर बताना नहीं चाहते हैं। उसने ज्यादा जोर नहीं डाला। दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए वापस स्टेशन की तरफ चल दिया। उस रात तीसरी रात थी। इरफान ने इस बार तय किया कि वो भागेगा नहीं, दरवाज़ा बंद करके छुपेगा नहीं। उसने अब्बा की तस्वीर गले में डाली, कुरान की एक छोटी आयत की ताबीज़ जेब में रखी और कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। रात के 1:45 बजे, ठीक उसी वक्त जैसे पिछली बार हुआ था, दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार दस्तक धीमी नहीं थी, तेज, बेचैन, जैसे कोई बहुत मायूसी में दरवाज़ा पीट रहा हो। साहब खोलिए ना दरवाज़ा, बहुत देर हो गई है, मेरा बच्चा दर्द में है। इरफान का शरीर पसीने से भीग गया, मगर उसने खुद को रोका। उसने कांपती आवाज में कहा, आप कौन है? बाहर से एक दर्द भरी हंसी सुनाई दी। तुम्हारे अब्बा जानते थे मैं कौन हूं, तुम भी जान गए हो ना, रुखसाना। मेरा नाम रुखसाना है। इरफान की रूह कांप उठी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं जानती हूं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, मगर तुम इस कुर्सी पर बैठे हो। ये कुर्सी, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये कर्ज है। जो भी यहां बैठेगा उसे मेरा कर्ज चुकाना होगा। कैसा कर्ज? इरफान की आवाज टूट रही थी। मेरे बेटे का पैर वापस जोड़ दो, बस इतना ही चाहिए मुझे। इरफान समझ नहीं पाया कि ये क्या जवाब दे।
वो जानता था कि ये नामुमकिन फरमाइश है, मगर मना करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसने बस इतना कहा, मुझे वक्त चाहिए, मैं कोशिश करूंगा। एक लंबी खामोशी छा गई। फिर वही आवाज, इस बार ठंडी और सख्त। तुम्हारे अब्बा ने भी यही कहा था, साल दर साल। हर बार वक्त मांगा, हर बार टाल दिया। आखिर में उसका दिल जवाब दे गया, मेरा इंतजार करते करते। इरफान का खून जम गया। आपने मेरे अब्बा को मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं बस अपने बेटे का हक मांगती हूँ, जो नहीं दे पाता उसका दिल उस भार से टूट जाता है। यही मेरी गलती नहीं। इस बार दस्तक की जगह दरवाजे पर कुछ और सुनाई दिया, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी पर घसीटी जा रही हो। इरफान ने झर्री से बाहर देखने की हिम्मत जुटाई। बाहर धुंधली रोशनी में एक औरत का साया खड़ा था। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और फटे, और हाथों में कुछ छोटा, कुछ जो किसी बच्चे की टांग जैसा लग रहा था, खूनों से सना हुआ। इरफान पीछे हट गया। उसकी टांगें कांप रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। आयतें बुदबुदाने लगा। जब उसने आंखें खोली, साया जा चुका था। सुबह होते ही इरफान वापस अम्मी के पास गया। इस बार उसने ठान लिया कि सच जान कर रहेगा। उसने अम्मी को सब कुछ बता दिया, फाइल की बातें, मुनीर चाचा से मुलाकात, रात की दस्तक, और वो आवाज़ जिसने कहा कि अब्बा का दिल इसी वजह से टूटा। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक वो कुछ ना बोल सकी। फिर आखिरकार उन्होंने वो राज खोला जो सालों से दबाए बैठी थी। बेटा, तेरे अब्बा को ये नौकरी विरासत में मिली थी। तेरे दादा भी इसी स्टेशन पर मास्टर थे। इरफान चौंक गया। दादा? मगर दादा तो... हाँ, 30 साल पहले जो हादसा हुआ था ना, वो हादसा तेरे दादा की ड्यूटी में हुआ था। सिग्नल की गलती उन्हीं की लापरवाही थी। और जब बच्चा तड़प रहा था, तेरे दादा ने पहले अपना रिकॉर्ड ठीक किया ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम ना आए। तब तक बच्चा जा चुका था। इरफान का सिर घूमने लगा। तो ये सब हमारी वजह से? हाँ बेटा, तेरे दादा ने रिश्वत देकर अपना नाम रिकॉर्ड से मिटवा दिया, तबादला कर लिया दूर के शहर में। मगर कुछ सालों बाद वो अजीब बीमारी से मरे। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। तेरे अब्बा को तब यही नौकरी विरासत में मिली। यही सोचकर कि गांव के पास रहेंगे। उन्हें नहीं पता था कि उस कुर्सी के पीछे क्या छुपा है, जब तक उन्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो अब्बा ने क्या किया इतने सालों? आप कैसे बची इस सब से? अम्मी ने आंसू पोंछे। तेरे अब्बा हर तीसरी रात मस्जिद जाकर सुबह तक वहीं रहते हैं, दरवाज़ा बंद करके अल्लाह से पनाह मांगते हैं। ये उनका तरीका था बचने का, भागना, सामना ना करना। मगर पिछले महीने उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो मस्जिद नहीं जा पाए। उस रात स्टेशन पर ही रहना पड़ा। अम्मी की आवाज़ कांप गई। अगली सुबह जब मैं उन्हें देखने गई, वो कुर्सी पर बैठे बैठे, उनके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने कुछ देखा हो जो जिंदा नहीं, और कुछ ऐसा जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इरफान की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, फिर आपने मुझे ये नौकरी लेने क्यों दी? आपको पता था ना ये कुर्सी... अम्मी ने उसका हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ में एक अजीब सी बेबसी थी। बेटा, हम लोग गरीब हैं। ये नौकरी ना होती तो हम खाते क्या? और मुझे उम्मीद थी कि शायद तू अलग हो, शायद तुझे रास्ता मिल जाए इस कर्ज से निकलने का।
तेरे अब्बा और तेरे दादा ने भागने की कोशिश की, मगर भागकर कोई कर्ज से नहीं उतरता बेटा। शायद सामना करने से ही कुछ होगा। इरफान उस रात स्टेशन नहीं लौटा। उसने फैसला किया कि इस बार वो भागेगा नहीं, ना मस्जिद में छुपेगा, ना दरवाज़ा बंद करके डरेगा। वो जवाब चाहता था, राहत चाहता था, अपने के लिए भी और रुखसाना के लिए भी। अगली तीसरी रात इरफान समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गया। उसने प्लेटफॉर्म नंबर 2 की सफाई करवाई, जहां 30 साल पहले वो हादसा हुआ था। उसने वहां एक छोटा सा दिया जलाया, फूल रखे और दिल से माफ़ी मांगी, अपने दादा की तरफ से, अपने अब्बा की तरफ से, पूरे खानदान की तरफ से। रात के 1:45 बजे हमेशा की तरह दस्तक हुई, मगर इस बार इरफान ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने रुखसाना खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, जैसे धुंध में लिपटा हो, मगर उसकी आंखों का दर्द इरफान महसूस कर पा रहा था। उसके हाथों में वही छोटी सी टांग थी। मुझे मालूम है सच क्या है, इरफान ने कांपती आवाज में कहा। मेरे दादा की गलती थी, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपका बेटा तो वापस नहीं ला सकता, ना ही मैं उसका पैर जोड़ सकता हूँ, मगर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका दर्द, आपका सच अब दफन नहीं रहेगा। मैं रिकॉर्ड ठीक कराऊंगा, दुनिया को बताऊंगा कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था। रुखसाना का साया कुछ देर स्थिर खड़ा रहा, फिर उसकी आवाज आई, इस बार पहले से नरम। 30 साल से मैं यही सुनना चाहती थी। किसी ने भी मेरा दर्द नहीं समझा, सबने भागने की कोशिश की, तुम पहले हो जो रुके। इरफान की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे खानदान को माफ कर दीजिए। रुखसाना के हाथ से वो टांग धीरे धीरे धुंध में खुलने लगी, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो रहा हो। उसकी आवाज धीमी होती गई। मेरा बेटा, अब उसे आराम मिलेगा और तुम्हें भी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो साया हमेशा के लिए गायब हो गया। इरफान वहीं जमीन पर बैठ गया, राहत और गम दोनों के आंसू बहाता हुआ। उसे लगा जैसे सालों का बोझ उसके सीने से उतर गया हो। अगले हफ्ते उसने रेलवे के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल कर सच को दस्तावेजों में दर्ज करवाया। उसने अपने दादा की गलती को छुपाया नहीं, बल्कि खुलेआम मान लिया, और रुखसाना और उसके बेटे इमरान की याद में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक छोटी सी तख्ती लगवा कर लिखवाई। यहाँ 1994 में एक माँ और उसके बेटे की जान गई थी उनके याद में। उस दिन के बाद से स्टेशन पर कभी कोई दस्तक नहीं हुई। तीसरी रातें आम रातों जैसी हो गईं। इरफान को लगा जैसे उसने वाकई एक पुराना कर्ज चुका दिया हो। महीने बाद एक शाम इरफान अपने ऑफिस में बैठा नई भर्ती के कागजात देख रहा था। उसके नीचे अब एक जूनियर क्लर्क समीर काम करने लगा था। समीर ने इरफान की मेज की उस पुरानी दराज में झांकते हुए पूछा, सर, ये लाल फाइल किस काम की है? इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं दिख रहा। इरफान ने चौंक कर फाइल की तरफ देखा। उसे यकीन था कि उसने वो फाइल फाड़ कर फेंक दी थी। उस रात के बाद जब रुखसाना की रूह को आखिरकार सुकून मिला था, मगर वो फाइल फिर से वहीं दराज में पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी। कांपते हाथों से इरफान ने फाइल खोली। अंदर के पन्ने खाली थे, सिवाय आखिरी पन्ने के, जिस पर एक नई लाइन लिखी हुई थी। स्याही अभी भी गीली सी लग रही थी। शुक्रिया इरफान, मगर एक कर्ज चुकाने से पूरा हिसाब बराबर नहीं होता। स्टेशन पर सिर्फ मेरे बेटे की जान नहीं गई थी तुम्हारे दादा की गलती से,
कुल 3 बच्चे मरे थे उस साल, 3 अलग हादसों में। 3 अलग माएँ रोए थे। मैं तो सिर्फ पहले थे, बाकी 2 अब भी इंतज़ार में हैं। और वो इतने नरम दिल नहीं जितने मैं थे। इरफान का हाथ कांप उठा। फाइल गिरते गिरते बची। खिड़की के बाहर दूर पटरियों के उस पार धुंध में 2 नए साए उभरने लगे, धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए। और उस शाम अभी सूरज पूरी तरह डूबा भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। जतिन उस वक्त 27-28 बरस का था। नया नया एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर पोस्ट पर आया था और अगले दिन उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी। बरसों की मेहनत का नतीजा उस एक दिन पर टिका था। मगर उसी हफ्ते उसके सबसे पुराने दोस्त अजमल की शादी भी पड़ गई थी। अजमल और जतिन की दोस्ती हॉस्टल के दिनों की थी। जतिन शहर का लड़का था, पढ़ा लिखा, थोड़ा हिसाबी किताबी, जबकि अजमल एक छोटे से गांव से आया था, दिल का साफ, ज़बान का पक्का। हॉस्टल के उन 3 सालों में दोनों ने मिलकर इतनी रातें जाग कर काटे थे, इतने इम्तिहान साथ दिए थे कि दोस्ती किसी रिश्ते से कम नहीं रह गई थे। पढ़ाई खत्म होते ही अजमल अपने गांव लौट गया और जतिन शहर में बस गया। मगर दोनों का रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। इसलिए जब अजमल की शादी की खबर आई तो जतिन ने बिना सोचे समझे छुट्टी ले ली और गांव पहुंच गया। शादी बहुत अच्छे से निपट गई। रस्में, दावतें, हंसी मजाक, सब कुछ जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ। मगर जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जतिन के दिल में एक बेचैनी घर करने लगी। कल सुबह उसे दफ्तर में होना था, ठीक समय पर, ठीक हालत में। काम तो पूरा था, फाइलें तैयार थी, स्लाइड्स बन चुके थे। बस एक चीज़ की कमी थी, नींद की। और वो नींद सिर्फ अपने घर के बिस्तर पर मिल सकती थे, अपने कमरे के सन्नाटे में, ना कि गांव के इस शोर शराबे वाले माहौल में जहां अभी भी ढोलक बज रही थे। उसने अजमल से बात की। अजमल का चेहरा उतर गया। अभी इस वक्त? यार जतिन, रात के 11:30 बज रहे हैं, सुबह चले जाना। नहीं यार, सुबह जाऊंगा तो सीधा दफ्तर पहुंचूंगा, थका मादा। प्रेजेंटेशन का टाइम 10 बजे है। मुझे अपने घर पहुंचकर नहा धोकर कम से कम 4 घंटे तो सोना पड़ेगा ना। अजमल ने बहुत समझाया। रास्ता ठीक नहीं है भाई, 40 किलोमीटर का जंगल है, रात को उस तरफ से कोई नहीं जाता। सुबह होने दे, मैं खुद अपनी गाड़ी से छोड़ाऊंगा तुझे मेन रोड तक। मगर जतिन नहीं माना। उसकी जिद और उसकी मजबूरी दोनों साथ थे। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, अजमल को गले लगाया और रात के करीब 11:45 बजे गांव से निकल पड़ा। गांव से शहर के बीच का वो रास्ता जतिन खुद भी जानता था। कच्चा पक्का मिला जुला, दोनों तरफ घना जंगल, बीच बीच में सुनसान खेत और मीलों तक कोई बस्ती नहीं। दिन में भी वहां से गुजरते वक्त एक अजीब सा सन्नाटा घेर लेता था। रात को तो सोचना भी मुश्किल था, मगर मजबूरी थी। जतिन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, हेडलाइट्स तेज कर दी और आगे बढ़ता रहा। करीब 15-20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उस रास्ते पर कोई और गाड़ी नहीं थी, ना आगे ना पीछे। बस उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स और सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ों की परछाइयाँ जो हवा के साथ हिल रही थे, मानो कोई उसे देख रहा हो।
रेडियो पर गाना चल रहा था, मगर बीच बीच में आवाज कट रहे थे। जतिन ने उसे बंद कर दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी सड़क के किनारे कोई 1.5-2 किलोमीटर आगे उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर से हल्की पीली रोशनी जो छनकर बाहर आ रही थी। जतिन को यह देखकर अजीब लगा। इस वीराने में, इस घने जंगल के बीचों बीच एक अकेली झोपड़ी। ना आसपास कोई और घर, ना कोई खेत, बस वो एक झोपड़ी, उसके चारों तरफ अंधेरा। वो अभी उस झोपड़ी के थोड़ा और करीब बढ़ा ही था कि झोपड़ी का दरवाज़ा जोर से खुला। एक बुजुर्ग आदमी धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और उसके ठीक पीछे एक जवान लड़का बाहर निकला। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था। जतिन की सांस हलक में अटक गई। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और आंखें फाड़ कर देखने लगा। लड़के ने डंडा ऊपर उठाया और पूरी ताकत से उस बुजुर्ग आदमी के पीठ पर दे मारा। एक कर्कश आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई। जतिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। न कोई और गाड़ी, न कोई राहगीर, बस वो झोपड़ी और वो दोनों लोग। जतिन से रहा नहीं गया। उसने गाड़ी रोकी, दरवाज़ा खोला और तेजी से उतरकर चिल्लाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। है, क्या कर रहे हो? रुको। लड़के ने जतिन को अपनी तरफ आता देख डंडा तुरंत अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। उसका चेहरा एक अजीब से भाव में बदल गया। ना डर, ना शर्म, बस एक सपाट सी बेरुखी। जतिन ने झुककर उस बुजुर्ग आदमी को सहारा देकर उठाना चाहा। तभी लड़के ने कहा, आवाज में कोई हड़बड़ाहट नहीं, बड़े इत्मीनान से, इतना ही प्यार आ रहा तो ले जाओ बुड्ढे को, किसी काम का नहीं है ये। जतिन को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो उस लड़के की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने जतिन का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, जाने तो मेरे बेटे को, उसकी कोई गलती नहीं। जतिन ठिठक गया। उसे अपने हाथ पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो बुजुर्ग आदमी का हाथ बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि मानो किसी बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो। जनवरी की उस ठंड रात में भी बाकी के जिस्म से ये ठंडक अलग महसूस हो रहे थे। जतिन ने अपनी घबराहट को दबाते हुए पूछा, आप ठीक हैं? मैं आपको अस्पताल ले चलूं? बुजुर्ग आदमी ने सिर ना में हिलाया। मुझे बस शहर की तरफ जाना है बेटा, बहुत साल हो गए, अगर तुम मुझे साथ ले चलो तो। जतिन ने पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा। लड़का अब तक चुपचाप खड़ा था, झोपड़ी के दरवाजे के पास। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थे। जतिन को उसमें कुछ अजीब लगा, जैसे वो लड़का गुस्से में नहीं बल्कि किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे दर्द में डूबा हो। मगर वक्त कम था और जतिन के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो इस पूरे मामले की तह तक जाए। उसने सोचा, चलो इस बुजुर्ग को शहर तक छोड़ देता हूँ, कम से कम इस खतरनाक जगह से तो निकल जाएगा। उसने बुजुर्ग आदमी को सहारा देकर गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। लड़का चुपचाप झोपड़ी के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। जतिन ने एक पल के लिए सोचा कि शायद उसे पुलिस को बुलाना चाहिए, मगर इस सुनसान जगह में न कोई नेटवर्क था, न कोई मदद। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ चला। कुछ देर तक गाड़ी में सन्नाटा रहा। जतिन बार बार शीशे से पीछे बैठे बुजुर्ग को देखता। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धसी हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ना खुशी की ना गम की, बस एक थकी हुई शांति। आपका नाम क्या है?
जतिन ने पूछा, बातचीत की सिलसिला बनाए रखने के लिए। रामेश्वर, बुजुर्ग ने जवाब दिया, आवाज खरखराती हुई। और तुम्हारा? जतिन। अच्छा नाम है, रामेश्वर ने कहा, फिर खिड़की के बाहर देखने लगा जहां अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की परछाइयां भाग रही थी। जतिन ने पूछा, वो लड़का कौन था? आपका बेटा है? रामेश्वर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, बड़ा बेटा, बहुत गुस्सैल है, मगर दिल का बुरा नहीं, बस कुछ बातें हैं जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। ज़मीन का झगड़ा है, पैसे का झगड़ा है, और इंसान जब गरीबी और मजबूरी में फंस जाता है तो अपनों को भी दुश्मन समझने लगता है। जतिन को यह सब सुनकर बुरा लगा, मगर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। रास्ता अभी लंबा था और उसका दिमाग कल की प्रेजेंटेशन में उलझा हुआ था। करीब 10 मिनट बाद जतिन को महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर का तापमान अजीब तरह से गिरने लगा है। उसने हीटर चेक किया, ठीक चल रहा था, मगर फिर भी एक ठंडी हवा जैसे उसके गर्दन को छू रही थी। उसने शीशे में देखा, रामेश्वर वहीं बैठे थे, चुपचाप खिड़की के बाहर देखते हुए। आप कहाँ रुकेंगे शहर में? जतिन ने पूछा। रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी बस्ती है, वहीं मेरा घर हुआ करता था, बहुत साल पहले। अभी भी वहीं रहते हैं? रामेश्वर मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं रहता। जतिन को यह जवाब अजीब लगा, मगर उसने सोचा शायद बुजुर्ग आदमी थका हुआ है, ठीक से बात नहीं कर पा रहा। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगी। जतिन ने घबराकर डैशबोर्ड चेक किया। बैटरी का इंडिकेटर ठीक दिखा रहा था, मगर हेडलाइट्स कभी तेज होती, कभी बिल्कुल धुंधली पड़ जाती, जैसे कोई उन्हें बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। रेडियो, जिसे जतिन बंद कर चुका था, अचानक अपने आप चालू हो गया, मगर उसमें से कोई गाना नहीं, बस एक भारी खरखराहट भरी आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराना टेप बज रहा हो, बहुत धीमी रफ्तार में। जतिन ने घबराकर रेडियो बंद करना चाहा, मगर बटन काम नहीं कर रहा था। उसकी उंगलियां कांपने लगी। तभी उसे शीशे में एक झलक दिखी। पिछली सीट पर रामेश्वर की जगह खाली नजर आ रही थी। जतिन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, रामेश्वर वहीं बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे, मगर शीशे में सिर्फ खाली सीट नजर आ रही थी। जतिन ने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा है। थकान की वजह से उसने अपनी नजरें सड़क पर टिका दी और गाड़ी चलाता रहा। बेटा, रामेश्वर की आवाज आई। इस बार कुछ अलग थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। तुम्हें पता है जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा दर्द अपनों से ही पाता है। बाहर वाले तो जितना भी नुकसान पहुंचाए, दिल पर वो निशान नहीं छोड़ते जितना अपने खून वाले छोड़ जाते हैं। जतिन ने कुछ नहीं कहा। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। रास्ता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 1:20। इतनी देर हो गई, फिर भी शहर की बत्तियां दूर दूर तक नहीं नजर आ रही थी, जबकि उसके हिसाब से अब तक आधा रास्ता तय हो जाना चाहिए था। मेरा एक बेटा और भी था। रामेश्वर ने बात जारी रखी, बिना जतिन के सवाल के इंतजार किए। छोटा वाला बहुत होनहार था, शहर पढ़ने गया, अच्छी नौकरी लगी, मगर जब मैं बूढ़ा हुआ, बीमार पड़ा, तो उसने मुड़कर भी नहीं देखा। बड़ा वाला ही था जो मेरी सेवा करता था।
अपनी ज़मीन, अपना हिस्सा सब मेरे इलाज में लगा दिया, और फिर भी रामेश्वर की आवाज़ भर्रा गई। और फिर भी लोग यही कहते हैं कि बड़ा बेटा बुरा है क्योंकि उसने मुझ पर हाथ उठाया। कोई नहीं पूछता कि उसने वो क्यों उठाया। जतिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़े हुए वो सिर्फ आगे सड़क पर देख रहा था, जो अब पहले से भी ज्यादा घुमावदार और अंधेरी होती जा रही थी। तभी अचानक गाड़ी हल्के से लड़खड़ाई, जैसे किसी गड्ढे से गुजरी हो, मगर सड़क बिल्कुल सीधी और समतल थी। जतिन ने ब्रेक हल्के से दबाए। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई। उसने शीशे में फिर से देखा। इस बार सीट पूरी तरह खाली थी। कोई रामेश्वर नहीं, मगर आवाज अब भी आ रही थी। अब कहीं और से, जैसे जतिन के कान के बिल्कुल पास से। तुम्हें डर लग रहा है ना बेटा? जतिन ने गाड़ी रोक दी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली सीट। उसने कांपते हाथों से पिछला दरवाजा खोला। कोई नहीं, जैसे रामेश्वर वहां था ही नहीं। मुझे माफ कर दो। आवाज अब बहुत करीब से आ रही थी, मानो जतिन के कान में फुसफुसाई जा रही हो। मुझे बस अपनी बात किसी को बतानी थी। 30 साल हो गए, कोई नहीं सुनता। जतिन ने डर के मारे अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखों के सामने बस एक ही ख्याल था, किसी तरह इस रास्ते से बाहर निकल जाना। करीब 15 मिनट बाद आखिरकार दूर से शहर की बत्तियां नजर आने लगी। जतिन की जान में जान आई। उसने गाड़ी और तेज कर दी और आधे घंटे में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने गाड़ी लॉक की, अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर बैठकर देर तक हाँफता रहा। सुबह उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई। शायद रात की दहशत ने उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर दी थी, मगर पूरे दिन उसके दिमाग से वो घटना निकली नहीं। रात को जब वो घर लौटा तो उसने सोचा कि अपनी माँ को फ़ोन करके पूरी बात बताए। शायद बात करने से मन हल्का हो। उसकी माँ कमला देवी दूसरे शहर में रहती थी, अकेली। जतिन के पिता की मौत के बाद से जतिन ने फ़ोन मिलाया और सारी बात बताई। झोपड़ी, बुजुर्ग आदमी, वो लड़का, डंडे की मार, और फिर गाड़ी में हुई वो अजीब घटना, वो नाम रामेश्वर। फ़ोन के दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। माँ, आप सुन रही हैं? तुमने नाम क्या बताया? कमला देवी की आवाज़ कांप रही थी। रामेश्वर। क्यों माँ, क्या हुआ? फिर एक लंबी चुप्पी। जतिन को लगा शायद फ़ोन कट गया, मगर तभी उसकी माँ की आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत डरी हुई। वो तुम्हारे नाना थे जतिन, मेरे पिता। जतिन के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। क्या? मगर आपने तो कभी नहीं बताया कि नाना का, क्योंकि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। कमला देवी की आवाज़ रूंधने लगी। तुम्हारे नाना का घर उसी रास्ते पर था जिस जंगल से तुम कल रात गुजरे। उनकी मौत आज से ठीक 30 साल पहले इसी तारीख की रात को हुई थी। लोगों ने कहा दिल का दौरा पड़ा, मगर सच ये था कि कमला देवी की आवाज़ पूरी तरह टूट गई। मेरे बड़े भाई ने, यानी तुम्हारे मामा ने, उन्हें डंडे से पीट पीट कर मार डाला था ज़मीन के झगड़े में। मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर सब जानते थे। पुलिस केस दबा दिया गया। गांव वालों ने चुप्पी साध ली और हमने भी इस बारे में कभी बात नहीं की।
तुम्हारे मामा उसके बाद कभी घर नहीं लौटे। कहता है वो उसी झोपड़ी में रहता था, अकेला, पागलों जैसा, आज तक। जतिन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे याद आया रामेश्वर का बर्फ जैसा ठंडा हाथ, वो लड़का जिसने कहा था कि ये किसी काम का नहीं है, वो अजीब मुस्कान और वो आखिरी शब्द, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस किसी को अपनी बात बतानी थी, 30 साल हो गए, कोई नहीं सुनता। माँ, जतिन की आवाज़ कांप रही थे। अगर वो मेरे नाना थे तो मैंने कल रात जिसे गाड़ी में बिठाया वो कौन था? कमला देवी कुछ नहीं बोले, सिर्फ फोन के दूसरी तरफ से एक दबी हुई सिसकी की आवाज आती रही, देर तक, जब तक जतिन ने खुद फोन काट नहीं दिया। उस रात के बाद जतिन कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। सालों बाद जब वो एक बार अजमल से मिलने उसी गांव गया तो उसने पूछताछ की उस झोपड़ी के बारे में, उस जगह के बारे में। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वहाँ कोई झोपड़ी कभी नहीं रही। 30 साल पहले ठीक उसी जगह एक घर हुआ करता था जो एक कत्ल की घटना के बाद जला दिया गया था। गांव वालों ने खुद उसे आग लगाई थी, ये कहकर कि पाप की ज़मीन को साफ करना ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ कभी कुछ नहीं बना, ना कोई झोपड़ी, ना कोई मकान, सिर्फ जली हुई राख और जंगली घास। और हर साल ठीक उसी तारीख की रात जो कोई भी उस रास्ते से अकेला गुजरता है उसे वहाँ एक झोपड़ी दिखाई देती है। एक बुजुर्ग आदमी गिरता है, एक लड़का डंडा उठाता है और वो कहानी फिर से शुरू हो जाती है, उसी इंतज़ार में कि शायद इस बार कोई उसे सुन ले, कोई उसकी बात को आगे पहुंचा दे। जतिन उस दिन के बाद कभी उस माँ की आंखों में सीधे नहीं देख पाया जो उस रात फ़ोन पर रोई थी, और ना ही उसने कभी अपने मामा का नाम दोबारा किसी से पूछा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने खोजबीन की तो शायद वो जान जाएगा कि उसका मामा आज भी कहीं किसी अंधेरे कोने में अपनी बाप की उस आखिरी चीख के साथ जी रहा है जिसे ना वो भुला पाया, ना उसकी रूह को कभी माफ़ी मिली। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब जतिन अकेला अपने कमरे में बैठा होता है, उसे लगता है कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे बस किसी को अपनी बात बतानी थी। और वो जानता है कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।